नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हमास की तरफ से ट्रंप को धमकी मिली है। हम आपको बता दें, अभी अभी ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं। हालांकि उनका ओथ अब तक नहीं हुआ है, यानी कि उन्होंने अब तक शपथ नहीं ली है, लेकिन हमास की तरफ से उन्हें धमकी जरूर मिल गई, क्योंकि हमास ने उन्हें चेता दिया है कि देखिए, अगर आपकी नीतियां भी सही नहीं हुई और आप इस युद्ध को खत्म नहीं कर पाए तो आपका हाल भी डेमोक्रेट्स की तरह होगा, जिसकी बात लगातार हमास करता रहा है। या फिर जिस तरह से अरब देशों के लोगों ने जो बाइडेन की जगह ट्रंप को वोट किया, उसको लेकर एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। मयंक इस पर और अधिक बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। मयंक, अभी तो शपथ भी नहीं हुई, अभी तो ट्रंप सिर्फ चुने गए हैं, और उससे पहले हमास की तरफ से ये धमकी कि अगर आपने इस युद्ध को नहीं रोका या कोई रास्ता नहीं निकाला या कोई हल नहीं निकाला तो फिर आपके लिए ये बड़ी चुनौती होगी। देखिए, हमास की तरफ से जो तीन बड़ी बातें कही गई हैं। पहला ये कहा गया है कि आप इसराइल को जो ब्लाइंड सपोर्ट अमेरिका करता है, इसको फौरन बंद करिए। बात नंबर एक। बात नंबर दो, बाइडेन वाली गलतियां आप मत करिए। ये ट्रंप के लिए कहा जा रहा है और हमास कह रहा है। हमास का कहना ऐसा है कि बाइडेन ने जो गलतियां की गजा में, लेबनान में, ईरान को लेके, ये गलतियां आप मत कीजिए। देखिए, समी अबू जहरी हैं, ये प्रवक्ता है हमास के। इनकी तरफ से कहा गया है अब ट्रंप को ये साबित करना होगा कि वो कुछ घंटों में इजराइल गाजा युद्ध को कैसे रोकते हैं। देखिए, ट्रंप की तरफ से जो है ये बयान चुनाव प्रचार के दौरान सामने आया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो 24 घंटे के अंदर इजराइल और गाजा का युद्ध रोक दूंगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति युद्ध होता तो ये गाजा और इजराइल का युद्ध होने ही नहीं देता। हाँ। तो ये दो ऐसे बयान हैं जिसको लेके, और यही बात जो है वो ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को लेके भी कही थी। तो देखिए, रूस के प्रवक्ता की तरफ से भी ये बयान आया है। वो भी ये कह रहे हैं कि अब ट्रंप को ये साबित करना होगा कि 24 घंटे में वो युद्ध रोक के दिखाएं। तो देखिए, ना सिर्फ रूस बल्कि हमास, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई आपने जो वादा किया था उसको पूरा करिए। और हमास की तरफ से देखिए बात जो कही गई है, उनका कहना ऐसा है कि आप देखिए, जब से ये गजा और इसराइल की अभी इस बार लड़ाई शुरू हुई पिछले 7 अक्टूबर के बाद से, देखिए 40,000 43,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गजा में। 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हैं। बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो सबके सामने हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि गजा में कितने बुरे हाल हैं। बहुत विचलित करती है। हमास का कहना ऐसा है कि ये जो हार हुई है डेमोक्रेट्स की और जो बाइडेन की, इसकी जो बाइडेन की पार्टी की जो हार हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह, ऐसा हमास का कहना है कि उसकी बड़ी वजह इनकी ये नीतियां हैं मिडिल ईस्ट को लेके। और ये जो देखिए, आप देखिए, अगर आप पिछले कुछ समय से ये अगर हम ये समझना चाहें कि किस तरह से जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है उनकी किस तरह से उनके बयान आए या उनकी नीतियां रहीं, आप देखिए ऐसा लगता है कि कमला हैरिस की भी अगर बात करें तो वो एक दुविधा, एक पसुपेश नजर आ रहा रवैया रहा। एक तरफ ना उस पे कुछ बोल पा रही है, ना एक तरफ तो देखिए इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी चलती रही। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो है वो जो बाइडेन इनको नेतन्याहू को हमला करने से भी रोकते रहे। देखिए, उनके जो रक्षा मंत्री थे गैलेंट, जिनको हटा दिया गया, जिनको नेतन्याहू ने हटा दिया, तो उसको कहा जा रहा था कि वो बाइडेन के ज्यादा करीबी हैं। और उसके बाद जो है ये भी लगातार कहा गया कि आप ईरान के जो है वो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक ना करें। तो बाइडेन जो है वो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को तय नहीं कर पा रहा था। कमला हैरिस की स्पीचेस में भी ये बात कुछ ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कंफ्यूज स्थिति दिखाई दे रही थी। इस बात को नहीं कर पाया अमेरिकी जनता या अरब के देशों के लोग जो वहां पर बसे हुए हैं, उन तक ये बात कन्वे नहीं हो पाए। अब देखिए, जो युद्ध हुआ उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है गजा में, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे ही हाल अब लेबनान का भी है। ट्रंप ने ये बात कई बार कई मौके पे कही। एक तरफ तो देखिए ट्रंप के थोड़े एग्रेसिव बयान भी थे कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे निशाना बनाया जाना चाहिए या उसको पहले तबाह कर देना चाहिए, बाकी बात बाद में होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते रहे कि अगर मैं होता तो ये युद्ध होने ही नहीं देता, मैं इसको 24 घंटे में रोक दूंगा। तो अब हमास की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई बाइडेन ने जो किया गजा को लेकर, जो उनकी नीतियां रही, लगातार हथियार की सप्लाई होती रही। अमेरिका की देखिए 2/3 नेवल फोर्सेस हैं, वो पूरी भूमध्य सागर और रेड सी और आसपास खड़ी हुई है। एयरक्राफ्ट कैरियर सब यहाँ जमा है। लेकिन मयंक, इसमें क्या आप चूंकि ट्रंप अगर अमेरिका का कार्यभार संभालेंगे तो क्या उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए? क्योंकि कल हमने देखा इजराइल, नेतन्याहू हो या इजराइल के विदेश मंत्री हो, सब ने इस बात की खुशी जताई कि ट्रंप आ गए। उनका कहना है कहीं ना कहीं
सपोर्ट इजराइल को अमेरिका करता रहा है। ऐसे में किस तरह से इस विवाद को खत्म किया जाएगा, कैसे युद्ध वहां पर शांति लाई जाएगी, एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ नेतन्याहू ने कल ट्रम्प के लिए क्या कहा है। हाँ। उनका कहना है आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है। यह इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन को फिर मजबूत करने की दिशा में अहम कदम। तो नेतन्याहू तो खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश। हाँ। जो है वो उनको लग रहा है कि जो है बाइडन ने एक प्रकार से उन पे जो थोड़ा कंट्रोल कर रखा था वो हाँ, उनको वो फ्री हैंड मिल फ्री जाएगा। हैंड इस तरह मिल की जाएगा। चर्चाएं हो रही है हाँ, सोशल मीडिया में बिल्कुल। कि क्या ट्रम्प के आने से अब जो है वो एक प्रकार का फ्री हैंड मिल जाएगा नेतन्याहू को, और जो है वो लेबनान में जो अब तक वो और नहीं कर पाए वो भी कर लेंगे, हाँ। क्या ईरान में कर लेंगे। लेकिन देखिए ये चर्चाएं ही हैं सोशल मीडिया पे, ये उतना आसान नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। और ना ही ट्रम्प चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए, और है ना? ट्रम्प तो इस बात को हमेशा कहते रहे कि जो पैसे उनके देश में लगने चाहिए वो युद्ध में लग रहे हैं, वो यूक्रेन के पास जा रहे हैं, वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अंदर खाने यानी अमेरिका के अंदर ही नागरिक इस बात को उठा रहे हैं। ऐसे में चुनौती बहुत, इसलिए मैंने आपसे कहा कि चुनौती बहुत ज्यादा होगी वहां पर शांति लाना देखिए, या फिर अगर युद्ध को रोकना। हाँ, देखिए ट्रम्प के लिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी पहले अमेरिका में देखिए एक पूरा बदलाव होगा। हाँ। जो इनके नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनेंगे, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी नए हैं वो बनेंगे, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स नए बनेंगे। ये ट्रम्प को किस तरह से एडवाइस करते हैं। देखिए ट्रम्प जो है वो उनको लेके दो रुख अभी सामने आ रहे हैं। एक तो देखिए वो पिछले अपने शासन काल में अगर हम बात करें ईरान की, तो जो जनरल सुलेमानी थे, इनकी हत्या जो हुई थी वो ट्रम्प के शासन के समय ही हुई थी। तो देखिए ट्रम्प, ईरान भी जो है वो इस बात को लेके बड़ा सदा हुआ उन्होंने रिएक्शन दिया है ईरान की तरफ से, जो ट्रम्प को लेके आया है कि वो अमेरिका का चुनाव जो है अमेरिका का इंटरनल मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये ईरान की तरफ से कहा गया। अब देखिए नेतन्याहू के खुश होने की वजह, आखिर नेतन्याहू ऐसा क्यों लगता है, इसकी कई वजह है। जो गोलन हाइट्स इलाका है, यहाँ पे जो है वो ट्रम्प ने अपने पिछले शासन में कहा था कि इस पे इजराइल के संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था कि भाई गोलन हाइट्स जो है वो हिस्सा है। उसके बाद देखिए इन्होंने जो है वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस पर भी रोक लगाने की भरसक कोशिश की थी, है ना। तो अब कुल मिला के ये माना जा रहा है एक तरह से जो इजराइल की जो जनता है वो भी थोड़ी सी ट्रम्प के आने से खुश नजर आ रही है, ऐसा कुछ सोशल साइट्स पे जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन देखिए अब स्थिति ये है कि हमास की तरफ से ये कहा गया है कि जैसा आप कह रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, आप पहले उसको अपना वादा पूरा करिए कि आप 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। दूसरी चीज़ है हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ट्रम्प को लेके अभी कोई जजमेंट नहीं कर रहे, हम ये देखेंगे कि फिलिस्तीन को लेके इनका क्या रुख होता है, फिलिस्तीन को के नागरिकों को लेके, फिलिस्तीन की सुरक्षा को लेके ट्रम्प का क्या रुख होता है, उसके बाद हम ट्रम्प की नई सरकार को लेके प्रतिक्रिया दे रहा है। वो भी बड़ी ठीक है, उन्होंने बताया। देखिए ईरान और इजराइल का तो अभी सिचुएशन ऐसी है। देखिए हम पहले भी ये कह रहे थे कि अमेरिका के चुनाव के तक इंतजार है, उसके बाद अब क्या होता है, ईरान भी एकदम युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ है, अलर्ट मोड पे है, इजराइल भी और ईरान भी। अब सबकी नजरें इस बात पे है कि जो नए जज नियुक्त हुए हैं इस युद्ध के, जो नए रेफरी युद्ध के नियुक्त हो गए हैं, उनका क्या रुख होता है, वो किस तरफ किस उनकी भूमिका क्या होती है। तो अब ईरान भी जो है, खामेनेई भी ये देखना चाहते हैं कि ट्रम्प का रुख क्या रहता है। क्या वो पिछली बार वाले ट्रम्प होंगे, कासिम सुलेमानी की जो हत्या हुई थी उसके बाद ईरान के साथ रिश्ते एकदम से खराब हो गए थे, तो क्या उस तरह का कुछ रुख होता है। हमास, हिजबुल्लाह ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इजराइल को जो बाइडेन सरकार हथियार दे रही थी और हमले करने दे रही थी, या फिर इसको थोड़ा सा कर्टेल करेंगे ट्रम्प, इसको इनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे ईरान हो, और यहाँ तक कि रशिया भी क्यों ना हो, वो भी ये कह रहा है कि भाई 24 घंटे में आप यूक्रेन वॉर रुकवा दीजिए। तो अब जो है मानो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो ये चाह रही है ट्रम्प से कि भैया ये युद्ध रुकवा दीजिए, ये गाजा में जो खूने आम कत्ले आम चल रहा है इसको रुकवाइए, लेबनान में जो हजारों लोग मारे जा रहे हैं इसको रुकवाइए, यूक्रेन और रूस में जो हानि हो रही है पूरी दुनिया की। देखिए ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है, वो अच्छे से समझते हैं कि कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है। तो यूक्रेन युद्ध को भी लेके ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ट्रम्प के आने से शायद वो हथियारों की सप्लाई रुके और युद्ध रुके। तो अभी क्या होता है ये अगले कुछ, बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि ट्रम्प के आने के बाद उम्मीदें भी है, आशंकाएं भी हैं, चाहे युद्ध को लेकर हो या फिर जो तमाम देश हैं जो इस वक्त
खास तौर पर मिडिल ईस्ट की बात की जाए या रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए, सबकी निगाहें ट्रंप की ओर है। अब जैसे ही ट्रंप शपथ लेते हैं उसके बाद उनकी नीतियां क्या होंगी, उनके सलाहकार उन्हें क्या सलाह देते हैं, इस पर सबकी नजर होगी, हमारी भी नजर होगी और इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे।